इस साल दोस्तों सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में इलेक्शंस हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। इस समय अगर आप कोई भी न्यूज चैनल या सोशल मीडिया हैंडल देखोगे तो उस पर सिर्फ और सिर्फ डिबेट ही सुनने को मिलेंगी, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर्स जैसे कि गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा हो रही है। जब भी हम ऐसी डिबेट सुनते हैं तो उनमें कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो अपने लॉजिक और रैशनल से ऐसे रीजंस देते हैं कि किसी भी टॉपिक पर उनसे जीतना इम्पॉसिबल सा लगता है, जैसे कि एस जयशंकर, संजीव सान्याल, जे साई दीपक, आनंद रंगनाथन, विक्रम संपत और शशि थरूर। लेकिन इन सब की पर्सनालिटीज में ऐसा क्या है जो इनको बाकी सब लोगों से अलग कर देता है? क्यों इनकी रीजनिंग को सुनकर हम एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी आसानी से समझ पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई साइंस है जो हमें रीजनिंग करना और लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन करना सिखाती है? क्या ऐसा कोई फ्रेमवर्क है जिसे यूज करके हम ब्रिलियंट और वायबल लॉजिक के साथ कहीं पर भी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, घर, परिवार या अपने ऑफिस में अपने पॉइंट्स रख सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोशिश करते हैं तर्कशास्त्र, एक एंशिएंट इंडियन फ्रेमवर्क को समझने की जो हमें क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डिडक्शंस के प्रिंसिपल को समझाता है, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मेरे, आपके और हम सब के लिए। तर्कशास्त्र को समझने के लिए हमें पहले इसकी हिस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा। कई हजार साल पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम। वो इतने बड़े तार्किक थे कि लोग उनको अक्षपाद के नाम से जानते थे। अक्षपाद का लिटरल मीनिंग है लुक बिफोर यू स्टेप। मतलब महर्षि गौतम ऐसे मनुष्य थे जो कोई भी काम करने से पहले उसकी अच्छे से जांच और परख कर लेते थे। उन्होंने वेद का अध्ययन करके एक फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट किया जिसको हम आज न्याय शास्त्र के नाम से जानते हैं। न्याय एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है रूल्स। आज तक बड़े बड़े स्कॉलर्स ये मानते हैं कि लॉजिक और रीजनिंग की फील्ड में ये दुनिया में सबसे पुराना और इफेक्टिव फ्रेमवर्क है। इमेजिन करो कि आज आप एक डिबेट में हो। आजकल की डिबेट में सिर्फ जीतना ही एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन अजीब बात यह है कि इन डिबेट्स में ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनको टॉपिक तक की क्लैरिटी नहीं होती है, फिर भी वो डिबेट में अपने पॉइंट्स और अपने एजेंडास को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम का एक बिल पास किया था, जिसका मेन मोटिव था कुछ बाहर देशों में रह रही माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप देना। लेकिन मेन पॉइंट से हटकर डिबेट में कुछ लोगों ने इसको ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि ये सिटीजनशिप देने का नहीं बल्कि छीनने का बिल हो। ऐसे ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी नाम का एक नैरेटिव चलाया गया जिसका यह मानना है कि वेद और संस्कृत भारत में नहीं हुए बल्कि कहीं बाहर से आए हैं। ऐसे नैरेटिव्स का यूज़ करके लोगों के बीच में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी का यूज़ करके आज नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। महर्षि गौतम ये बात जानते थे कि डिबेट्स में इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और फॉल्स नैरेटिव्स प्रोपोगेट करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने डिबेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: वाद, जल्प और वितंडा। वाद मतलब एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ डिबेट। लेट्स से 2 स्टूडेंट्स रचित और राजीव एक स्कूल की क्लब मीटिंग में सोलर एनर्जी एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव पर डिबेट करना शुरू करते हैं। रचित डिबेट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करता है कि किस तरह हम सोलर एनर्जी का यूज करके एक कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में राजीव एक पॉइंट ऐड करता है कि सोलर और विंड एनर्जी को अगर हम कंबाइन कर दें तो और बेटर और होलिस्टिक रिन्यूएबल प्लान क्रिएट किया जा सकता है। इस डिबेट में अगर आप देखोगे तो दोनों पार्टिसिपेंट्स एक डिबेट में हैं, लेकिन दोनों ही एक ट्रुथ को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइप की डिबेट से ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की बल्कि ऑडियंस की नॉलेज भी बढ़ती है। स्क्रिप्चर्स पे की गई ऐसी डिबेट्स को शास्त्रार्थ कहा जाता था। जल्प एक कॉम्पिटिटिव डिबेट को कहा जाता है। इसको समझने के लिए एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन की डिबेट को देखते हैं। स्टूडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेंट्स ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो उनको डिबेट जीतने में मदद करें। जैसे कि एक कैंडिडेट ये आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि वो इलेक्ट हुआ तो कॉलेज में प्राइवेट व्हीकल्स की पार्किंग में सुधार करवाएगा। दूसरा कैंडिडेट जीतने के लिए एक पॉइंट उसमें और ऐड कर देता है।
कि वो साथ साथ उन व्हीकल्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी नई पॉलिसीज क्रिएट करेगा। अब ऐसी डिबेट्स में जीतने के लिए कुछ भी बात की जा सकती है, चाहे वो इफेक्टिव हो या ना हो। सच तो ये है दोस्तों कि कॉलेज में इशू होना चाहिए कि किस तरह नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए। इस पर ये दोनों ही कैंडिडेट्स में भी कुछ ना बोलें, क्योंकि यहाँ पर जीतना ही ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा है वितंडा। ये तो सबसे खराब फॉर्म ऑफ डिबेट मानी गई है। ज़्यादातर पॉलिटिकल डिबेट वितंडा में ही कन्वर्ट हो जाती है। वितंडा में एक कैंडिडेट अपनी पॉलिसीज और सॉल्यूशंस की तो बात ही नहीं करता, दूसरों के बताए सॉल्यूशंस और दूसरों के कैरेक्टर असैसिनेशन में ही लगा रहता है। इससे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, फॉल्स प्रोपेगेंडाज ही ड्राइव किए जा सकते हैं। जल्प और वितंडा दोनों को कंबाइन करें तो उसको विवाद बोलते हैं। आपने वाद और विवाद के बारे में पहले भी जरूर सुना होगा। महर्षि गौतम, उनके शिष्य और कुछ और सेजेस के लिए डिबेट एक सेक्रेड साइंस थी, जिसको तर्कशास्त्र कहा गया। तर्कशास्त्र का मतलब होता है रूल्स ऑफ क्लियर रीजनिंग। तर्कशास्त्र के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप एक टॉपिक पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो और सही चीज तक फाइनली पहुंच सकते हो। तर्कशास्त्र फोकस्ड है प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन पर। कोई आर्ग्यूमेंट या केस बिल्ड करने के लिए तर्कशास्त्र कहता है कि सबसे पहले दो चीजों पर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला है संशय और दूसरा है प्रयोजन। संशय का अर्थ होता है डाउट या प्रॉब्लम, और प्रयोजन का अर्थ है एम या पर्पस। तो सबसे पहले हमें इस बात की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस प्रॉब्लम या डाउट और संशय से हम डील कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें है कि नहीं, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा पर्पस या फिर प्रयोजन क्या है। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यूनिवर्सिटी की मेस में क्वालिटी ऑफ फूड एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है किसी स्टूडेंट की लाइफ में, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस सही ना होना स्ट्रेस का एक बड़ा कारण हो सकता है एक एम्प्लॉय की लाइफ में। लेकिन क्या जो खाना मेस में मिल रहा है उससे प्रॉब्लम सिर्फ मुझे हो रही है या सभी को हो रही है? अगर सिर्फ प्रॉब्लम एक स्टूडेंट की है तो फॉर श्योर प्रॉब्लम खाने में नहीं है। सिमिलरली, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब है, इसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है, या फिर सच में उस कंपनी में काम इतना ज्यादा है कि सभी लोग इम्पैक्टेड हैं? हो सकता है इस केस में काम ही इतना है कि ये सच में प्रॉब्लम हो। इसलिए हमें पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना चाहिए। एक बार हमें प्रॉब्लम या डाउट की अंडरस्टैंडिंग पूरी हो गई हो तो फिर हम उसके लिए सॉल्यूशन क्राफ्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा और एविडेंस कलेक्ट करना होता है। इसको बोलते हैं प्रमाण। महर्षि गौतम ने 4 टाइप के प्रमाण के बारे में बात की है। पहला है शब्द प्रमाण, जैसे कि ऐसे रिसर्च पेपर या ऐसे लोगों के आर्टिकल से डेटा गैदर करना जिनको उस टॉपिक पर बात करने की एक्सपर्टीज हो। आजकल हम ये बात बहुत सुनते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ईशा फाउंडेशन ने 264 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अधिकतर भारत में मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट 0.5% से भी कम हो गया है। इस टाइप के रिसर्च को हम शब्द प्रमाण बोलते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। आजकल आप देख रहे हो कि कर्नाटक जैसे स्टेट में वाटर क्राइसिस की एक प्रॉब्लम बनी हुई है। बैंगलोर जैसी टियर 1 सिटीज को भी साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कोई रिसर्च नहीं चाहिए, ये हम सब बिना किसी बायस के देख सकते हैं। ऐसे प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तीसरा है अनुमान। अनुमान मतलब लॉजिकल इन्फेरेंस। ऐसा सोचो कि आप कहीं जा रहे थे और अचानक से आपने देखा कि जंगल से धुआं आ रहा है। आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से जानते हो कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग अवश्य होती है। इससे आप ये बात इजीली डिड्यूस कर लेते हो कि जंगल में कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है। ये आप कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल, जिसको तर्कशास्त्र में कार्य कारण सिद्धांत बोलते हैं, उसकी मदद से कर पाते हो। यहाँ कार्य जो कि जंगल से निकलता हुआ धुआं है, उससे कारण जो कि आग का लगना है उसका पता लगाया जा सकता है। अपने अनुमान को अच्छा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस बिल्ड करना चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए हमें चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सपीरियंस को एनरिच करने के लिए हमें जगह जगह ट्रैवल भी करना चाहिए ताकि हम ग्राउंड रियलिटी को समझ सकें। फोर्थ है उपमान। उपमान का मतलब होता है एनालॉजी से चीज़ों को समझना। अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता है लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ हमें पता है तो हम एनालॉजी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सोचो कि एक बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ज़ीब्रा कैसा होता है। उसने कभी ज़ीब्रा देखा नहीं है,
उसको आप ये बोलकर समझा सकते हो कि ज़ीब्रा एक हॉर्स की तरह दिखता है, लेकिन उसकी बॉडी पर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स के मार्क होते हैं। तो वो बच्चा जब कभी भी लाइफ में ज़ीब्रा को देखेगा तो आसानी से पहचान लेगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रमाण कलेक्ट करने के बाद फाइनल फेज होता है आर्टिकुलेशन का। आर्टिकुलेशन मीन्स अपना पॉइंट इजी एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रख पाना। इस स्टेप के 6 पार्ट्स होते हैं। इसको सही से समझने के लिए एक टॉपिक लेते हैं, जैसे शुड डिजिटल एजुकेशन बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले आप प्रोपोजिशन स्टेट करते हो, जिसको तर्कशास्त्र में प्रत्यग्न कहते हैं। इस केस में प्रोपोजिशन है डिजिटल एजुकेशन शुड बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद आप हेतु यानी कि रीजंस देते हो एविडेंस का यूज करके, जैसे कि डिजिटल एजुकेशन से रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री तक नॉलेज एंड एजुकेशन की रीच को बढ़ाया जा सकता है। 5G नेटवर्क और लो एंड स्मार्टफोन्स के आने के बाद डिजिटल मीन्स इजीली यूज किए जा सकते हैं नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। डिजिटल एजुकेशन में स्टूडेंट्स अपनी पेस पर टॉपिक को समझ सकते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट ट्रिकी है तो उसको बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर को देखकर समझा जा सकता है। रीजंस बताने के लिए आपके पास अच्छे और सही एविडेंस होने चाहिए। इसके बाद हम रीजंस को सही से एनालाइज करते हैं, जिसको हम हेतुभाष बोलते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने रीजंस में ऐसी बातों को पकड़ लें जो सही नहीं है या जिनको सुनकर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन का यूज़ करके एजुकेशन का स्प्रेड बढ़ाना चाहिए, तो हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सप्लीमेंट्री एड ऑन की बात कर रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन से ग्रोथ और नॉलेज बढ़ेगी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिजिटल एजुकेशन से ही बढ़ेगी। हेतुभाष एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जिससे हम अपनी रीजनिंग और अपने एविडेंसेस को सही से लोगों तक रख पाते हैं। फोर्थ इज उदाहरण। हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज करने चाहिए अपनी बात को समझाने के लिए, जैसे कि इस केस में हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक में जब लॉकडाउन था, तब बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने डिजिटल मीन्स का यूज करके ही इंश्योर किया था कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में बाधा ना आए। 5वां होता है दोस्तों उपन्याय। इसमें हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक कंक्लूसिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे कि इस केस में हम बोल सकते हैं कि दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर एजुकेशनल कॉन्टिन्यूटी इंश्योर हो पाई थी। लाखों बच्चे इन मीडियम्स का यूज़ करके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले पाए थे, और इसकी वजह से ऐसे और प्लेटफॉर्म्स पर हमें काम करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम करने के लिए। और लास्ट है निगमन यानी कि कंक्लूजन। जो भी बात हमने अभी तक की है उसको हमें सही से कंक्लूड करना चाहिए, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए। हम और आप ऐसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का यूज करेंगे तभी डिबेट्स फोकस, लॉजिकल और कन्विंसिंग रहेंगे। ऐसी डिबेट से ही लोगों की, आपकी और मेरी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक अनंत्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। See you again with more such interesting content. Till then, take care and spread goodness.